Okay, Auzubillahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Now, lecture number 15, second year course, first chapter, इसी lecture में इंशाल्लाह मैं इस chapter को ख़त्म करूँगा. जो general discussion होगा CQs wise वो next lecture में आ जाएगा और इंशाल्लाह इसमें भी हम ये ख़त्म कर रहे हैं. Lecture number 15 में energy stored by capacitor. Energy stored by a capacitor. ठीक है, याद रखिए एक बैटरी जो वर्डन करता है, ठीक है, चार्जेस पे टू मूव अगेंस्ट दिस इज प्लस माइनस वीएस, ये आपके पास बैटरी है. ठीक है, कल हम 15 नंबर लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ये कल हम डिस्कस कर चुके थे. तो देखिए ये बैटरी चार्जेस पे जो वर्ड इन करता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट. हम तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहते हैं कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व. तो बैटरी ने जो वर्ड इन किया, बैटरी ने जो वर्क डन किया, किधर चला गया वो एनर्जी? वो स्टोर हुआ एज एनर्जी इन अ कैपेसिटर. वो एज एनर्जी इन अ कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है. आपको याद है कैपेसिटर का डेफिनेशन आप लोगों ने इस तरह किया है कि अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो उस डिवाइस को बेसिकली हम कहते हैं कैपेसिटर. ठीक है, तो देखिए प्रूफ मैंने नहीं किया, वर्डन का फार्मूले से आप जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है उसी से हम प्रूफ करते हैं. U इज इक्वल टू हाफ QV. Q is the magnitude of the charge on each plate of the capacitor. ठीक है, V is the potential between the plates of a capacitor. C the capacitance of a capacitor. और V आपके पास है the potential between the plates of a capacitor or the potential of a source. ठीक है, तो ये आपके पास तीन इक्वेशंस आ गए. हाफ QV अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच प्लेट आपके पास गिवन हो और पोटेंशियल गिवन हो तो इस इक्वेशन से आप एनर्जी स्टोर्ड को मालूम कर सकते हैं. अगर आपको कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर गिवन हो और पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर गिवन हो तो इस इक्वेशन से आप एनर्जी स्टोरेज को मालूम कर सकते हैं. ठीक है, U आपके पास है दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2C. ठीक है, इस इक्वेशन से भी आप एनर्जी स्टोर्ड को मालूम कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा अब यहां से आप लोग देखें U is directly proportional to the capacitance of a capacitor if the potential between the plates of a capacitor is constant. क्या मतलब है इसका? देखिए अगर मैं दो डिफरेंट कैपेसिटर्स को चार्ज कर रहा हूं फ्रॉम टू, अगर मैं दो डिफरेंट कैपेसिटर्स को चार्ज कर रहा हूं फ्रॉम अ सेम सोर्स मीन सेम पोटेंशियल, तो एनर्जी कौन सा कैपेसिटर ज्यादा स्टोर करेगा? एनर्जी वो कैपेसिटर ज्यादा स्टोर करेगा जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो, वो ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा. अब अगर एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफेराड का है और दूसरा कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड का है तो 2 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर वो ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा अगर आप सेम सोर्स से चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स सपोज 2 वोल्ट बैटरी से मैं 1 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर चार्ज कर रहा हूं. ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड किस कैपेसिटर का ज्यादा होगा? जिसका कैपेसिटेंस आपके पास ज्यादा होगा. ठीक है, तो V आपके पास क्या है? दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट. U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ पोटेंशियल इफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज केप्ट कांस्टेंट. अब अगर मेरे पास सेम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स है, एक 1 माइक्रोफेराड दूसरा 2 माइक्रोफेराड. ठीक है, एक कैपेसिटेंस सेम है. अगर मैं दो डिफरेंट बैटरीज यूज कर रहा हूं, एक 1 वोल्ट दूसरा 2 वोल्ट वाला, और सेम कैपेसिटर को, कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स को हम डिफरेंट सोर्सेस से चार्ज कर रहे हैं, तो एनर्जी स्टोर्ड वो किसका ज्यादा होगा? तो याद रखिए वो सोर्स जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो सोर्स जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा. अगर आप 1 वोल्ट से कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और फिर 1 वोल्ट को हटाकर 2 वोल्ट से चार्ज करें, ठीक है, तो 2 वोल्ट से अगर आप चार्ज करें तो एनर्जी स्टोर्ड आपके पास जो है वो ज्यादा होगा फ्रॉम 1 वोल्ट सोर्स. तो V स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है.
If I double the potential of a source to charge a capacitor, what will happen to the energy stored by the capacitor? If I double the potential, or if I change the source, ठीक है, to some other source which has double potential, which has a double potential, ठीक है, then the energy stored will be increases 4 times. Energy stored आपके पास जो है वो 4 times आपके पास बन जाएगा. तो U is directly proportional to V square if the capacitance of a capacitor is a constant. अगर आपने पोटेंशियल को डबल किया by changing the source, तो एनर्जी स्टोर्ड भी आपके पास 4 times बन जाएगा. ठीक है, सेम इज द केस, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर. अगर आपको पता हो, कल हम डिस्कस कर चुके हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. तो अगर मैं V को डबल कर जाऊं तो इसका मतलब ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच प्लेट विल बी डबल. और अगर चार्ज डबल तो एनर्जी स्टोर्ड भी 4 टाइम. ठीक है, तो V से आप करें या Q से करें, सो एनर्जी स्टोर्ड आपके पास जो होगा, ठीक है, वो V के स्क्वायर और Q के स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब यहां पर आपके ज़हन में ये आएगा कि हमने Q के साथ या Q की पावर 1 या V की पावर 1 के साथ क्यों रिलेट नहीं किया. तो इसका जवाब है, और वो क्या है, आपको तो एक V ये नजर आ रहा है, लेकिन एक V Q में है. ठीक है, Q इज इक्वल टू CV, तो इसलिए आपके पास ये V स्क्वायर आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2C से भी हम इसको जो है लिख सकते हैं. तो ये तीनों आपके पास एनर्जी स्टोर्ड के इक्वेशंस है. अच्छा, अब हमारे पास एक और एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जहन में क्वेश्चन ये आता है कि कैपेसिटर एनर्जी जो स्टोर करता है किस फील्ड में स्टोर करता है. ठीक है, तो याद रखिए, कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर में स्टोर करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर में स्टोर करता है. ठीक है, ये बात याद रखिए. तो इसका इक्वेशन आपके पास एनर्जी का इक्वेशन हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A into D, where A and D, A is the area of each plate of the capacitor and D is the separation between the plates of a capacitor. E आपके पास जो है, this is electric field, और epsilon naught is the permittivity of a vacuum. ये permittivity of vacuum कहलाता है. If there is no medium between the plates of a capacitor, तो half epsilon naught E square AD. ये इक्वेशन आपको बता रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड आपके पास ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है. मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर, एरिया मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर. इसको हम वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर कहते हैं. तो ये दोनों इक्वेशन आपको बता रहा है कि आपके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर, ठीक है, वो वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं. ठीक है, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D एंड U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. U is directly proportional to the separation between the plates of a capacitor and U is directly proportional to the area of each plate of a capacitor. ठीक है, तो ये आपके पास सेपरेशन, ये आपके पास जो है एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आपके पास आ जाता है. ठीक है, अच्छा, अगर आप मीडियम पुट कर ले, इफ मीडियम पुट बिटवीन प्लेट्स, अगर आप मीडियम को पुट कर ले बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, तो मैं इसके साथ V लिख लूंगा, इसके साथ मैं M लिख लूंगा, M फॉर मीडियम. ये आपके पास बन जाएगा हाफ EM ई स्क्वायर इंटू AD, या इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ER इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू AD. ये आपके पास एनर्जी स्टोर्ड का इक्वेशन आ जाएगा. या यहां से मैं लिख सकता हूं
यहां से मैं लिख सकता हूं कि UM आपके पास होगा, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स ऑफ UV। UM आपके पास जो है, दिस इज इक्वल टू अ रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स ऑफ UV। UV vacuum means when there is no medium between the plates of a capacitor, और UM आपके पास जो है when there is a medium between the plates of a capacitor। तो इसका मतलब आपके पास ये होता है कि एनर्जी स्टोर्ड वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी स्टोरेज आपके पास जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी। और इसका मतलब क्या है, अगर कैपेसिटर आपने चार्ज किया और एनर्जी X था, अगर प्लेट्स के दरमियान मैंने कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख लिया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 हो, तो एनर्जी 10 टाइम्स आपके पास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एनर्जी 10 टाइम्स आपके पास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है मीडियम पे डिपेंडेंस आपके पास आ गया। तो एनर्जी स्टोर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एनर्जी स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द relative permittivity. If electric field between plates of a capacitor is double, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाए तो एनर्जी स्टोर्ड आपके पास वो 4 टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं एरिया को डबल कर जाऊं या सेपरेशन को डबल कर जाऊं, व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी स्टोर्ड? डबल, क्योंकि वॉल्यूम में ए और डी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एरिया और सेपरेशन दोनों को डबल कर जाऊं बाय कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, एनर्जी स्टोरेज कितना टाइम बन जाएगा? तो एरिया भी डबल और सेपरेशन भी डबल, तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड आपके पास 4 टाइम बन जाएगा। सही है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन में याद रखिए ज्यादातर चीजें आपके पास जो होते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास सामने जो पैरामीटर्स लिखे होते हैं उसके मुताबिक से आप लोगों ने उसको डील करना होगा। अब देखिए, मैंने कहा ना, अगर आप एरिया ऑफ ईच प्लेट डबल करें और सेपरेशन भी डबल करें, व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी स्टोर्ड? एनर्जी स्टोर्ड पे क्या हो जाएगा? तो अगर ये भी डबल ये भी डबल, तो 2 2 जा 4, एनर्जी स्टोर्ड आपके पास 4 टाइम्स बन जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड आपके पास जो है वो 4 टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एनर्जी की इक्वेशन, और ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर होता है, एनर्जी सरफेस ऑफ अ कैपेसिटर पे नहीं होता, एनर्जी प्लेट के इनसाइड नहीं होता जो कैपेसिटर स्टोर करता है। एनर्जी बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि आपको पता है जहां पर फील्ड होगा वहां पर एनर्जी होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये स्टोर करता है। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन of energy stored by capacitor in electric field, in a electric field. यहां पर देखिए, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। आपका थोड़ा सा एमसीक्यूज के मुताबिक से जहन खोलने के लिए मैं एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेता हूं। मैं अगर लिख लूं कि कैपेसिटर चार्ज where energy stored capacitor charge where energy stored by capacitor is X। एनर्जी स्टोर्ड आपके पास X है, कैपेसिटेंस of capacitor is a Y। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड आपके पास X है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आपके पास Y है, देन magnitude of charge stored by capacitor will be
डैश। ए ऑप्शन आपके पास जो है 2xy, बी ऑप्शन आपके पास जो है 2y डिवाइड बाय x, सी ऑप्शन आपके पास जो है 2xy, और डी ऑप्शन आपके पास जो है 2x अंडर द रूट ऑफ y। ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस। आप थोड़ा से क्वेश्चन को देखें। कैपेसिटर चार्ज वेयर एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज x, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज y, देन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर विल बी डैश। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना स्टोर करेगा? ए ऑप्शन 2xy, बी ऑप्शन 2y डिवाइड बाय x, सी ऑप्शन अंडर द रूट ऑफ 2xy, और डी ऑप्शन 2x अंडर द रूट ऑफ y। तो देखिए, अब आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, एमसीक्यू के स्टेटमेंट से मत डरे। अक्सर स्टूडेंट्स एमसीक्यू के स्टेटमेंट को पढ़ के डर जाता है, आप इससे मत डरे। ठीक है, आपको क्या बताएगी उसको पढ़ो, वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा देख ले, यहां पर एनर्जी स्टोर्ड क्या है? x, तो मतलब एनर्जी को हम नॉर्मली u का, यहां पर x। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर c को क्या कहा गया है? y। और आपसे पूछ रहा है कि चार्ज स्टोर्ड q आपके पास इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई क्या होगा। तो आप एनर्जी स्टोर्ड के इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड चार्ज जो है वो लिख ले। तो आप देखिए, ये इक्वेशन हमने पढ़ा है, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो q आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज, u आपके पास एनर्जी। अब देखिए थोड़ा सा, u इसको आप x से रिप्लेस करें, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c इसको आप y से रिप्लेस करें, तो q इज इक्वल टू 2xy अंडर द रूट। ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर आपके पास बन जाएगा। तो अंडर द रूट ऑफ 2xy, ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बन जाएगा स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये x आपके पास क्या है? ये एनर्जी। y आपके पास क्या है? दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो ये आपके पास q है उसी फॉर्मूले से। ठीक है, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, q इज इक्वल टू अंडर रूट 2cu, और u के बजाय x लिख ले, c के बजाय y लिख ले। आपके पास आंसर जो है अंडर द रूट ऑफ 2xy आपके पास एनर्जी स्टोर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मॉडल एमसीक्यू इन द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। और भी बहुत से एमसीक्यूज इसमें बनाए जा सकते हैं। अगर एरिया और सेपरेशन को मैं डबल कर जाऊं, अगर एरिया और सेपरेशन को मैं डबल कर जाऊं, व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी स्टोर्ड? 4 टाइम। ठीक है, मैं चले एक एमसीक्यू दूसरा भी बना लूंगा। एमसीक्यू, if area of each plate and separation between plates is a double, बल्कि ये if area of each plate, separation between plates is double, and also electric field becomes 3 times। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है वो 3 टाइम्स बन जाए। ठीक है, देन एनर्जी स्टोर्ड will be dash। एनर्जी स्टोर्ड आपके पास क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड will be dash if energy stored before change is a energy stored before change is a ए ऑप्शन आपके पास जो है 8a, बी ऑप्शन आपके पास
16A, बल्कि ये 8A नहीं, ये 3 टाइम्स है, तो ये आपके पास 12A, ये आपके पास 9A, सी ऑप्शन आपके पास जो है 36A, और डी ऑप्शन आपके पास जो है 18A। ये इसके ऑप्शंस आपके पास बन गए। आप थोड़े से क्वेश्चन को देखें। इफ एरिया ऑफ ईच प्लेट सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डबल एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 3 टाइम्स, देन एनर्जी स्टोर्ड विल बी डैश। ठीक है, इफ एनर्जी स्टोर्ड बिफोर चेंज इज ए, या इफ के बजाय अगर मैं लिख लूं वेयर एनर्जी स्टोर्ड बिफोर चेंज इज ए। ठीक है, इंग्लिश को थोड़ा सा आप लोग माइंड नहीं करेंगे, आप कंसेप्ट्स को थोड़ा सा सीखा करें। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा मेरा रंगीन है। अच्छा, अगर एनर्जी स्टोर्ड आपके पास है बिफोर चेंज ए है, तो आफ्टर चेंज एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा? तो आप थोड़ा सा देख ले। एरिया को हमने एरिया और सेपरेशन को हमने क्या किया? डबल। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कितना टाइम्स किया है? 3 टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कितना टाइम्स किया है? 3 टाइम्स किया है। ठीक है, तो फिर एनर्जी स्टोर्ड आपके पास क्या होगा? तो आप इसको देखें थोड़ा सा, आप थोड़ा सा इसको देख ले। U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD। इलेक्ट्रिक फील्ड पे स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं 3 टाइम्स कर लूं तो 3 स्क्वायर क्या बन जाएगा? 9। एरिया डबल 2, सेपरेशन डबल 2, तो ये आपके पास बन जाएगा 36। सो दिस इज द आंसर। एनर्जी स्टोर्ड आपके पास 36 टाइम्स बन जाएगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को 3 टाइम्स इंक्रीज किया, एरिया और सेपरेशन को आपने डबल किया। ठीक है, तो डबल मीन्स 2 2 4, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आपने 3 टाइम्स किया है, तो 9 9 4 36। सो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल नाउ बिकम्स 36 टाइम्स। ठीक है, सो ये आपके पास मॉडल एमसीक्यूज है। ठीक है, और इस मॉडल एमसीक्यूज का फायदा ये होता है कि आपको ये अंदाजा हो जाता है कि टॉपिक से किस तरह एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। आपका ये जगह जहन, आपका दिमाग आपका खुल जाए कि एमसीक्यूज किस तरह बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसको डील किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो ये मॉडल एमसीक्यूज को करने का मकसद हमारा यही होता है। तो ये आपके पास एनर्जी स्टोर्ड के इक्वेशंस आपके पास जो है बन गए हैं। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज अगर आप देखें, यहां पर हमने लिखा था कि एनर्जी स्टोर्ड मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी UM डिवाइड बाई UV, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, the ratio of energy stored by the capacitor when there is medium to the energy stored when there is no medium, this will be equal to a relative permittivity। ये आपके पास relative permittivity के बराबर होगा। UM when there is medium, energy stored when there is a medium, UV energy stored when there is a no medium। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाता है relative permittivity। ये आपके पास क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। ठीक है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी का एक और डिफिनीशन आपके पास हो गया है। अच्छा, आज हम स्टार्ट करें चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को हम डिस्कस करें। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर मैंने आपको पहले भी बताया था, VS सोर्स का पोटेंशियल अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल से कम हो तो कैपेसिटर विल चार्जिंग, कैपेसिटर आपके पास जो होगा वो चार्ज होगा। कैपेसिटर विल बी चार्जिंग। VS अगर VC से कम हो, मींस पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर से कम हो सोर्स का पोटेंशियल, तो कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, कब तक चार्ज होगा? चार्ज अनलेस VC इज इक्वल टू VS, और इसको आप VB लिख सकते हैं। दिस इज द
ओके, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर को अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए सोर्स का पोटेंशियल, ये देखिए सोर्स का पोटेंशियल आपके पास जो है, अगर कैपेसिटर के पोटेंशियल से ज्यादा हो, कैपेसिटर के पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, अगर सोर्स का पोटेंशियल कैपेसिटर के पोटेंशियल से ज्यादा हो, कैपेसिटर विल चार्ज, कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, Vs इज ग्रेटर देन Vc। ठीक है, तो कैपेसिटर चार्ज होगा। सोर्स का पोटेंशियल ज्यादा है तो सोर्स कैपेसिटर को चार्ज कर सकता है। कब तक चार्ज करेगा? तब तक चार्ज करेगा जब तक कैपेसिटर के पोटेंशियल वो सोर्स के बराबर ना हो जाए, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल कहलाता है। कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल होता है, अगर मैं लिख लूं इफ Vs इज लेस देन Vc, तो इसका मतलब आपके पास होगा कैपेसिटर विल बी डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर विल बी डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर आपके पास जो होगा वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, और कैपेसिटर विल बी डिस्चार्जिंग अनलेस द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स जीरो। ये Vs इज लेस देन Vc। ठीक है, तो कैपेसिटर आपके पास क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। किसी भी तरीके से अगर आपने कैपेसिटर के पोटेंशियल को बढ़ा लिया, जब कैपेसिटर का पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो सोर्स से, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। और अगर सोर्स का पोटेंशियल कैपेसिटर से ज्यादा हो तो कैपेसिटर चार्ज होगा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के इक्वेशंस है, Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस E माइनस T डिवाइड बाय RC। ये RC यहां पर आपके पास क्या है? याद रखें, यहां पर मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट आपके पास जो होता है, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच 63.2% capacitor charge or discharge. Time duration during which 63.2% और अगर आप राउंड ऑफ कर ले तो 63% कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज, तो उस टाइम ड्यूरेशन को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और याद रखें, टाइम कांस्टेंट आपके पास जो है, टाइम कांस्टेंट का फार्मूला TC आपके पास होते, दिस इज इक्वल टू RC। दिस इज द फार्मूला ऑफ टाइम कांस्टेंट फॉर द कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए ये आपके पास टाइम कांस्टेंट का फार्मूला है। R इज द रेजिस्टेंस और C आपके पास जो है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। R is the resistor connected in series with the capacitor and C is the capacitance of a capacitor। और याद रखें, ये एक बहुत कॉमन MCQ है, तकरीबन हर बुक ने उठाया हुआ है कि RC के प्रोडक्ट का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? तो वो टाइम का डायमेंशन होगा। ठीक है, याद रखें, टाइम का 1 सेकंड, रेजिस्टेंस का 1 ओहम और कैपेसिटेंस का 1 फेराड। तो 1 ओहम फेराड इज इक्वल टू 1 सेकंड। ये अपने पास नोट कर, ये इंपॉर्टेंट है। 1 ओहम फेराड इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 ओहम फेराड इज द यूनिट ऑफ डेश, यूनिट ऑफ टाइम। द डायमेंशन ऑफ RC प्रोडक्ट इज डेश, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। ठीक है, ये आपके पास जो है टाइम कांस्टेंट का फार्मूला है। और ये इक्वेशन क्लियर कट आपको बता रहा है कि जो टाइम कांस्टेंट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे और कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और TC आपके पास है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए, अगर रेजिस्टेंस को मैं डबल कर जाऊं तो टाइम कांस्टेंट विल बी डबल। अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों को मैं डबल कर जाऊं तो टाइम कांस्टेंट आपके पास 4 टाइम। और देखिए टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है,
वो टाइम ड्यूरेशन जिसके दौरान 63.2% कैपेसिटर या 63% कैपेसिटर चार्ज हो जाए या डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम ड्यूरेशन को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखें। और आरसी आपके पास क्या है? R is the resistance connected in series with a capacitor of capacitance C। ठीक है, अगर मैं लिख लो 1 ओहम रेजिस्टेंस हो और 1 फेराड कैपेसिटेंस हो, तो इस कॉम्बिनेशन का टाइम कांस्टेंट क्या होगा? तो इस कॉम्बिनेशन का टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आर से। अच्छा, एक बात याद रखें, टोटल टाइम ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, total time of charging or discharging, T is equal to 5 times of TC or 5 times of RC. This is the total time of charging or discharging. अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक कैपेसिटर कितना टोटल टाइम लेता है फॉर कंप्लीटली चार्जिंग और फॉर कंप्लीटली डिस्चार्जिंग, तो 5 टाइम कांस्टेंट टाइम ड्यूरेशन लेता है एक कैपेसिटर for completely charging or for completely discharging। अगर एक कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड हो, अगर टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड हो, तो वो कैपेसिटर कितने टाइम में कंप्लीटली चार्ज होगा? 5 सेकंड्स में। अगर एक कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट 1 मिनट हो, कितना टाइम वो लेगा कंप्लीट चार्ज होने के लिए? 5 मिनट्स। अगर एक कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट 2 मिनट्स हो, कितना टाइम वो लेगा कंप्लीटली चार्जिंग के लिए? 10 मिनट्स। 5 2 ज़ा 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है टोटल टाइम है फॉर कंप्लीटली चार्जिंग और फॉर कंप्लीटली डिस्चार्जिंग। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कैपेसिटर, बल्कि मैं एक मॉडल एमसीक्यू लिखवा लूंगा। एक मॉडल एमसीक्यू है, कैपेसिटर चार्ज fully in 25 minutes, capacitor charged fully in 25 minutes, then what will be time constant? What will be time constant for कैपेसिटर? ए ऑप्शन आपके पास जो है 25 मिनट्स, 125 मिनट्स, सी ऑप्शन 5 मिनट्स एंड डी ऑप्शन आपके पास जो है 12.5 मिनट्स। इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा? ठीक है, तो देखिए आपके पास चार्ज फुली इन 25 मिनट्स, 25 मिनट में ये कंप्लीटली चार्ज हो जाता है। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा? तो 25 को 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास बन जाएगा 5 मिनट्स विल बी द टाइम कांस्टेंट फॉर दिस कैपेसिटर। ठीक है, तो ये तो आपके पास टाइम कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन था। अब इसके मुख्तलिफ इक्वेशंस है, आपके बुक में जो दिया गया है वो ये वाला इक्वेशन दिया गया है। इस Q को हम कहते हैं दिस इज द इंस्टेंटेनियस चार्जेस स्टोर्ड, दिस इज द इंस्टेंटेनियस चार्जेस स्टोर्ड। Q नॉट आपके पास जो है दिस इज द मैक्सिमम चार्जेस, T आपके पास इंस्टेंटेनियस टाइम, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है। ठीक है, और E आपके पास जो है, E को हम कहते हैं दिस इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, E को हम कहते हैं दिस इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का जो वैल्यू है दिस इज 2.718। दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज द वैल्यू फॉर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट 2.718। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का वैल्यू है। ठीक है, तो Q इंस्टेंटेनियस चार्जेस स्टोर्ड, ठीक है,
Q नॉट मैक्सिमम चार्जेस, T आपके पास जो है इंस्टेंटेनियस टाइम RC टाइम कांस्टेंट, और E आपके पास जो है दिस इज द एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब याद रखे मैं इसी इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूं, Q is equal to Q naught 1 minus E minus T divided by TC. Q is equal to Q naught 1 minus E minus T divided by TC, इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं। अगर मैं लिख लूं आफ्टर फर्स्ट टाइम कांस्टेंट, तो आफ्टर फर्स्ट टाइम कांस्टेंट का मतलब ये होगा 1 TC। आप थोड़ा सा मैं एक या दो वैल्यूज करवा लेता हूं, बाकी आप लोग 5 तक जो है वो कर लेंगे, मैं रफली इसको लिख लूंगा 1 TC। तो आप इसको देखें, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E माइनस TC डिवाइड बाय TC, कैंसल। Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E की पावर माइनस 1। देखिए अगर सेकंड टाइम कांस्टेंट हो, सेकंड टाइम कांस्टेंट, तो T को फिर आप 2 TC पुट कर लेंगे। ठीक है, अगर थर्ड टाइम कांस्टेंट हो T इज इक्वल टू 3 TC, अगर फोर्थ टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल टू 4 TC, अगर फिफ्थ टाइम कांस्टेंट हो तो T इज इक्वल टू 5 TC, 5 TC। तो देखिए अगर आप यहां से वैल्यू निकाल लें, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1 डिवाइड बाय E, ठीक है, और E का वैल्यू आपको पता है 2.718। अगर मैं लिख लो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2.718, अगर आप इसको सॉल्व करें तो Q आपके पास बन जाएगा 0.632 Q नॉट, मतलब ये Q नॉट आपके पास आ जाएगा, ये 0.632 आपके पास बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस चार्जेस 0.632 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्जेस स्टोर होगा। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं तो 63.2% ऑफ Q नॉट, और अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो 63% ऑफ Q नॉट। देखिए आफ्टर फर्स्ट टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर 63% चार्ज, ठीक है, जो कि डिफिनीशन मैंने लिखवाया था। अगर मैं लिख लो आफ्टर सेकंड टाइम कांस्टेंट, आफ्टर सेकंड टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल टू 2 TC आपके पास हो जाए। जब आप इसको पुट करेंगे Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E माइनस 2 बन जाएगा, फिर सॉल्व करें तो Q तकरीबन आपके पास बन जाएगा 86% राउंड अबाउट ऑफ Q नॉट। मैं रफली वैल्यूज लिख रहा हूं, रफली, बाकी आप लोग क्या करें 1 माइनस E माइनस 2, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं E स्क्वायर, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं Q नॉट 1 माइनस 2.7 स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो आपके पास 86% राउंड अबाउट आपके पास बन जाए। ठीक है, इस तरह थर्ड टाइम कांस्टेंट, तो फिर T को 3 TC पुट कर ले उस इक्वेशन। ठीक है, फिर 4 टाइम कांस्टेंट, फिर 4 TC लिख ले। अगर आप 3 TC लिख ले तो राउंड अबाउट आपके पास 93% बन जाएगा। 3 TC 93% राउंड अबाउट आंसर आएगा आपके पास, कि 94% इस तरह कुछ होगा। अगर 4 टाइम कांस्टेंट आप लिख लें तो 97% राउंड अबाउट होगा, और अगर आप 5 टाइम कांस्टेंट पुट करेंगे तो 99.99%। याद रखिए कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं होता, सम ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो इसलिए 100% कैपेसिटर चार्ज नहीं होता ड्यू टू सम ऑफ एनर्जी लॉसेस। ठीक है, तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। आफ्टर सेकंड टाइम कांस्टेंट 2 TC, इसको सॉल्व करें Q नॉट 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2.7 स्क्वायर, राउंड अबाउट 86% आपके पास आंसर है। फिर आफ्टर थर्ड टाइम कांस्टेंट ये आप E क्यूब कर ले आफ्टर थर्ड टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो 93 या 94% आंसर आपके पास आ जाएगा राउंड अबाउट। अगर आप E4 कर ले 97% आंसर आ जाए, और अगर आप 5 कर ले तो 99.99% आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा अपने पास लिख ले, कैलकुलेटर से सॉल्व करें और एग्जैक्ट वैल्यूज अपने पास जो है नोट करें। ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि आफ्टर सेकंड टाइम कांस्टेंट द इंस्टेंटेनियस चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज अ डैश। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। अच्छा, Q इज इक्वल टू CV, मैं अगर लिख लू CV, ये CV नॉट 1 माइनस E माइनस T डिवाइड बाय TC, तो CC कैंसल, V इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस E माइनस T डिवाइड बाय TC। ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल है और ये आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल है। सो दिस इज अनदर इक्वेशन ऑफ द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। वहां पर इंस्टेंटेनियस चार्जेस थे, यहां पर इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल। Q नॉट मैक्सिमम चार्जेस, V नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल, V नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल। अगर आप ओहम्स ला इस्तेमाल करें, V इज इक्वल टू IR, V नॉट आपके पास जो I नॉट R, तो R कैंसल, इन टर्म्स ऑफ करंट आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगा 1 माइनस E माइनस T डिवाइड बाय TC। ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ करंट बन जाएगा। ये तीनों इक्वेशन है आपके पास चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के। ये तीनों इक्वेशंस आपके पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के इक्वेशंस आपके पास है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ करंट। ठीक है, तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के इक्वेशंस है। ठीक है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए। अगर मैं लिख लूं यहां पर डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, तो डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए आपके पास अगर आप बैटरी को रिमूव करें, ये आपके पास RC, ठीक है, और आपने वायर्स के जरिए से इसको मिला लिया, देयर इज नो बैटरी, तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्जिंग के लिए इक्वेशन Q इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस T डिवाइड बाई TC। T इज द इंस्टेंटेनियस टाइम, T इंस्टेंटेनियस टाइम, TC टाइम कांस्टेंट। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस चार्जेस रिमेन्ड ऑन कैपेसिटर। ठीक है, Q नॉट आपके पास जो है, this is the maximum charges stored on each plate of the capacitor. Q remaining instantaneous remaining charges, वहां पर देखिए instantaneous charges stored, instantaneous charges stored को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर अगर मैं लिख लो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू V नॉट E माइनस T डिवाइड बाई TC। इन टर्म्स ऑफ करंट, I is equal to I naught E minus T divided by TC। ये भी आपके पास है डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर की इक्वेशन। इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, ये इंस्टेंटेनियस करंट है इन अ सर्किट। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट है आपके पास। ठीक है, तो यहां पर याद रखिए एग्जैक्टली उसी तरह वैल्यूज इसमें भी आप कैलकुलेट करें। अगर मैं लिख लो after first time constant, after first time constant, तो T is equal to 1 TC। अगर आप इसमें पुट कर ले तो Q is equal to Q naught E minus T divided by TC, minus TC, TC, this is cancel। Q is equal to Q naught 1 divided by E, या इसको मैं लिख सकता हूं Q नॉट 1 डिवाइड बाय 2.718। अगर आप इसको सॉल्व करें, ये मेरे पास आ जाते 0.368 Q नॉट, या अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 36.8% ऑफ Q नॉट, अगर आप राउंड ऑफ करें तो 37% ऑफ Q नॉट। तो ये रिमेनिंग चार्जेस है। दिस इज remaining charges after first time constant. This is the remaining charges after first time constant. क्या मतलब है, 37% रिमेनिंग है, तो कितना परसेंट डिस्चार्ज हुआ होगा, तो 100 से आप 37 माइनस करें, 63%
कैपेसिटर वो डिस्चार्ज हुआ होगा आफ्टर फर्स्ट टाइम कांस्टेंट, आफ्टर फर्स्ट टाइम कांस्टेंट। ठीक है, 37% इज रिमेनिंग, 63% डिस्चार्ज। चार्जिंग में 63% चार्ज आफ्टर फर्स्ट टाइम कांस्टेंट एंड 37% रिमेनिंग। ठीक है, अगर आप सेकंड टाइम अगर आप लिख ले आफ्टर सेकंड टाइम कांस्टेंट, अब क्या पुट करेंगे, T इज इक्वल टू 2TC और Q आपके पास Q नॉट 1 डिवाइड बाय ई स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। इसको सॉल्व करें, मैं रफली वैल्यूज लिख लेता हूं, बाकी आप कैलकुलेटर से एग्जैक्टली करें। तो राउंड अबाउट आपके पास बन जाएगा 14% ऑफ Q नॉट, ये आपके सॉरी ये 37, यस 14% राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 14 या 13% आपके पास आंसर आ जाएगा। ये रिमेनिंग थर्ड टाइम कांस्टेंट भी आप करें, फोर्थ टाइम कांस्टेंट भी आप करें, ठीक है, और 5 टाइम कांस्टेंट भी आप करें। एक बात याद रखिए, जिस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा चार्ज होने के लिए भी और ज्यादा टाइम लेगा डिस्चार्ज होने के लिए भी, और जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा तो कम टाइम में कैपेसिटर चार्ज भी होगा 99.99% और डिस्चार्ज भी होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर जो चार्ज होते हैं वो एक्सपोनेंशियली चार्ज होते हैं। इस ई जो ई आपको नजर आ रहा है इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियली चार्ज और एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज। तो जिस कैपेसिटर का आरसी मींस टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा टाइम वो लेगा चार्ज होने के लिए भी और ज्यादा टाइम लेगा डिस्चार्ज होने के लिए भी। ठीक है, तो ये बातें याद रखिए। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। आपका चैप्टर खत्म हो गया, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करूंगा, और उससे पहले इसके एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं लेक्चर नंबर 16 में मैं करवाऊंगा। और आपको अगर इस चैप्टर में किसी भी किस्म के MCQs हो, ठीक है, तो वो आप बिल्कुल भेज सकते हैं, इंशाल्लाह उसको मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।